पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो लास्ट वीडियो में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक तरीके से वो बड़े लीडर्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इन्विटेशन पर ही कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करते हैं। और उसके बाद होते हैं हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग को या कैबिनेट मिनिस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। और हमने उससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, किस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने उस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ये एक तरीके से रियल पावर है इस पोजीशन के पास। तो क्या क्या पावर्स हैं, किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। The Constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister or the ministers or their relationships with each other. अब अगर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हमें नहीं बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स हैं या फिर जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं या फिर मिनिस्टर्स की क्या क्या पावर है। ये सारी चीजों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता है। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। अब भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज हैं, बट हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। डेफिनेटली वो गवर्नमेंट को हेड कर रहा है, वो गवर्नमेंट जो कि जनता के द्वारा एक तरीके से चुन के आई है उसको हेड कर रहा है वो पर्सन, तो उसके पास पावर होती है बहुत ज्यादा। कि चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। अब लास्ट वीडियो में जो हमने कैबिनेट मीटिंग के बारे में पढ़ा था, उसको चेयर कौन करता है, एक तरीके से उसका हेड कौन होता है, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। और हर एक मिनिस्ट्री के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये हमने जैसे मेमोरेंडम वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। और इस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट था जो कि था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसमें हमें क्या समझ आया कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो कैबिनेट मीटिंग्स को हेड कर रहे हैं और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम को कोऑर्डिनेट करना मतलब एक तरीके से साथ साथ लेके चलना। उनकी एक तरीके से जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस तरीके से सबको साथ लेके चलना, ताकि कोई पीछे ना रह जाए या फिर मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। तो इस तरीके से सबको कोऑर्डिनेशन में लाना। His decisions are final in case disagreements arise between departments. अब अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, मान लो एक डिपार्टमेंट कोई बात कह रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कोई और बात कह रहा है, तो इस तरीके से अगर किन्हीं डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कोई असहमति हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर का से जो है वो फाइनल होता है। मतलब कि इस केस में मतलब मान लो दो डिपार्टमेंट झगड़ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। प्राइम मिनिस्टर बता देंगे कि भाई ये चीज होगी और इन दोनों को वो बात माननी पड़ेगी। ये एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, वो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनका जनरल सुपरविजन करते हैं, उनकी एक तरीके से उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, उनका देखते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। एक तरीके से जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके हेड, उनके लीडर कौन होते हैं, पीएम, राइट। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्ट्रीज। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनको काम देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपको दूसरा काम करना है। तो इस तरीके से जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एंड रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब कि मान लो पहले ये काम इस एक्स डिपार्टमेंट को दिया था, फिर इस एक्स डिपार्टमेंट से हटाकर इसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे मिनिस्टर को कोई काम दे दिया। इस तरीके से मतलब काम का जो एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है,
वो पीएम करते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स को काम देने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम पीएम करते हैं। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो पीएम है वो क्या करते हैं, वो अलग अलग मिनिस्टर्स को चुनते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को कि किस पर्सन को कौन सा मिनिस्टर बनाना है। तो पीएम की एडवाइस से मिनिस्टर्स बन के आते हैं। तो अगर पीएम ने किसी पर्सन को एडवाइस करके मिनिस्टर बनाया है तो इसका मतलब उनके पास ये पावर भी है कि वो एक तरीके से उन्हें हटा सकते हैं। अगर पीएम को लगता है कि कोई मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो कह सकते हैं कि भाई मुझे ये पर्सन सही नहीं लग रहा, और मतलब वो उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। When the prime minister quits, the entire ministry quits. अब हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो में कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मेजॉरिटी नहीं होती। कभी कभी जो लोकसभा है वो प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी में सपोर्ट नहीं करती और इस केस में प्राइम मिनिस्टर को क्विट करना पड़ता है। भले ही प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स्ड टर्म ऑफ मतलब टर्म्स नहीं है कि कितने टाइम के लिए वो आते हैं चुन के, बट अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी खो देते हैं तो चाहे कितना भी साल हुआ हो, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, चाहे कितने भी साल हुए हो, विद इन 5 ईयर्स, 5 ईयर का थ्रेशोल्ड रहेगा, फिर भी वो हट सकते हैं। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो टर्म है वो किस पे डिपेंड करती है, मेजॉरिटी पे, कि जब तक उन्हें मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब अगर कोई ऐसा केस बना जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर को क्विट करना पड़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो उस केस में जो पूरी मिनिस्ट्री है उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखो क्यों देना पड़ेगा भाई, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक तरीके से चूज किया किनको, मिनिस्टर्स को, उन्होंने ही मिनिस्टर्स को चूज किया, मतलब पीएम के कहने पर ही कि किस पर्सन को कौन सा मिनिस्टर बनाना है, तो पीएम के कहने पर ही जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था। अब अगर पीएम ही नहीं रहा तो उनकी एडवाइस का हम क्या करेंगे। अगर पीएम के साथ मेजॉरिटी नहीं है, अगर पीएम को ही क्विट करना पड़ रहा है, तो जिन लोगों को पीएम ने चुना था, जिन लोगों को पीएम ने कहा था कि भाई आप ये मिनिस्टर बनोगे, आप वो मिनिस्टर बनोगे, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि पीएम ने ही चुना था और पीएम खुद पावर में नहीं है, पीएम के पास खुद मेजॉरिटी नहीं है, राइट। तो जिन लोगों ने को पीएम ने चुना था एज मिनिस्टर्स, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से जुड़े हुए हैं। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, it is the prime minister who is the most powerful. अब हमने कैबिनेट के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि भाई देश में जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। सो अगर हम कहते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जो कैबिनेट है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, तो हम कहेंगे कि कैबिनेट को हेड करने वाला जो पर्सन है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है, हमने बोला कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, ये क्या करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। बट हमें ये भी पता है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन कर रहा है, इसको हेड कर रहा है पीएम, पीएम इनको हेड कर रहे हैं। तो अब जो पर्सन सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन को हेड करेगा तो एक्चुअली तो वो खुद में कितना पावरफुल होगा, है ना। तो पीएम जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो उस बॉडी को हेड कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है डिसीजन मेकिंग में। So the powers of prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. अभी कुछ दशकों में, कुछ जो डेकेड्स हैं, डेकेड क्या होता है, एक डेकेड में 10 इयर्स होते हैं और हिंदी में हम डेकेड को दशक कहते हैं। तो कुछ दशकों में अभी हमें क्या देखने मिला है पिछले कुछ डेकेड्स में, कि जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ये ट्रेंड देखने मिला है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर काफी बढ़ रही है। और इसीलिए अब क्या किया जा रहा है कि जो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा करते थे, अब धीरे धीरे करके लोग इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की पावर बढ़ती दिखाई दे रही है। As political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. अब हमें पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिटिक्स में। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अब देखो जब हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की थी कि भाई प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि भाई जिस
पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज चुन के आएंगे, वो पार्टी को हक होगा, उस पार्टी को मौका मिलेगा गवर्नमेंट बनाने का। तो देखो पार्टी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि भाई जिस पार्टी से सबसे ज्यादा एमपीज जीत के आएंगे उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। तो क्लियरली जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का काफी बड़ा रोल है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी से जनरली बिलोंग करते हैं। जैसे अभी करंट सिनेरियो में देखें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। वहीं पहले मोदी जी से पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी। तो जो मनमोहन सिंह जी हैं वो किस पार्टी को बिलोंग करते थे? वो नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। तो नॉर्मली क्या है कि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर है वो खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है। और पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टी के एमपीज बैठे होते हैं, और जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसके डेफिनेटली सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने का मौका ही इसलिए बना है क्योंकि उनके पास मैक्सिमम एमपीज थे। तो प्राइम मिनिस्टर देखो क्या करता है, वो कैबिनेट एंड पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पार्टी के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर कैसे कंट्रोल करेगा पार्टी के थ्रू? देखो कैबिनेट में उसने, प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों को चुना जो उसकी खुद की पार्टी के थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी और पार्टी के पर्सन को क्यों मिनिस्टर बनाएगा। हमने फर्स्ट केस देखा था, हमने केस डिस्कस किया था कि जिसमें काजू बादाम एंड किशमिश पार्टीज होती हैं, उसमें हमने देखा था कि जो काजू पार्टी है उसके सबसे ज्यादा एमपीज जीत के आए हैं, और इन सभी एमपीज ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि जो सी है वो उनका लीडर है और वो पीएम बनेगा। अब हमने बोला था कि भाई सी जो है उसको अब मौका मिलेगा मिनिस्टर्स को चूज करने का, कि जो सी है वो बोलेगा प्रेसिडेंट को कि आप इस पर्सन को एज मिनिस्टर अपॉइंट कर दो। तो पीएम जो है वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। अब जब सी को चूज करना होगा कि किस पर्सन को कौन सा मिनिस्टर बनाया जाए, तो वो अपनी पार्टी के लोगों में से ही चुनेगा। वो किसी और पार्टी के लोगों को क्यों चुनेगा कि भाई चलो ई को एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, एफ को हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं? वो ऐसा क्यों करेगा? वो अपनी पार्टी के पर्सन को ही चूज करेगा। और जब कैबिनेट में, कैबिनेट क्या है? सारे मिनिस्टर्स का ग्रुप है। तो जितने भी मिनिस्टर्स को पीएम ने चूज किया वो क्या है? वो कैबिनेट है। अब कैबिनेट में क्या होगा? कैबिनेट में सिर्फ काजू पार्टी के एमपीज ही होंगे। तो एक तरीके से कैबिनेट कौन सा डिसीजन लेगी जो कि काजू पार्टी की आइडियोलॉजी से एक तरीके से मेल खाता हो? कैबिनेट वही डिसीजन लेगी जो इस पार्टी का एजेंडा हो, जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी हो। उसी तरीके के डिसीजंस हमें कैबिनेट के द्वारा लेते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि पीएम क्या करते हैं? वो कैबिनेट को एंड पार्लियामेंट को पार्टी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से पार्टी के थ्रू कैबिनेट को कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरीके से पार्लियामेंट में हमें पता है कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनाने का मौका तो उसी पर्सन को मिलता है लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज्यादा एमपीज के साथ आई होती है। अब हमें पता है यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे है काजू। तो जब लोकसभा में मैक्सिमम एमपी काजू के हैं, तो कोई भी अगर बिल पास करना होगा, कोई भी मुद्दा उठाना होगा, तो उसमें काजू पार्टी को बहुत आसानी से मेजोरिटी मिल जाएगी, पीएम को बहुत आसानी से मेजोरिटी मिल जाएगी किसी भी बिल के रिगार्डिंग, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मेजोरिटी है। उसके पास मैक्सिमम ऐसे एमपीज हैं जो उसकी खुद की पार्टी के हैं। तो यहाँ पे भी वो पार्लियामेंट में भी वो उन एजेंडों पे, उन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं जो कि इनकी पार्टी चाहती है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पीएम जो है वो कैबिनेट एंड पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं पार्टी के थ्रू। The media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of parties. अब आपको पता होगा कि जो मीडिया है उसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। 3 पिलर कौन कौन से हैं डेमोक्रेसी के? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। और चौथा बोला जाता है मीडिया को, क्योंकि मीडिया क्या करती है, उसका काम होता है कि देश में जो भी चीजें हो रही हैं उनकी रिपोर्ट, उनकी न्यूज लोगों तक पहुंचाना। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया, क्योंकि जो भी मीडिया दिखाएगी, जो भी वो जिस तरीके की न्यूज दिखाएगी, उससे लोगों का डिसीजन बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। तो मीडिया क्या कर रही है आजकल, वो जब भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें ऐसे दिखाती है कि जैसे जो टॉप लीडर्स हैं देश में उनके बीच में युद्ध चल रहा है, उनके बीच में जैसे कंपटीशन हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज में भी दिखाते होंगे मोदी वर्सेस राहुल गांधी, इस तरीके से पूरा वर्सेस करके पूरा दिखाते हैं, और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई रेस में ये लोग लड़ रहे हो, कोई कंपटीशन हो रहा हो। तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन पीएम बनेगा उस पर्सन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उस पर्सन की जो एक तरीके से पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जनता जो है वो
वोट भी सिर्फ उस पर्सन को देख के देती है जो पर्सन को पीएम बनाया जाने वाला है। तो इलेक्शंस में क्या होता है, इलेक्शंस में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उससे लोग अपने अपने एमपी को चुनने के लिए वोट देते हैं। अब होता क्या है कि मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इधर से इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक्स वाई एंड जेड जो हैं ये तीनों कैंडिडेट खड़े हुए थे। एक्स मान लो काजू पार्टी का था और वाई बादाम का था और जेड जो है वो किशमिश पार्टी का था। अब लोगों को एक्चुअली क्या करना है, लोगों को अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चूज करना है कि उन्हें एक्स को एमपी बनाना है, वाई को एमपी बनाना है या जेड को एमपी बनाना है। तो एक्चुअल में जो डिसीजन है वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, एक्स वाई एंड जेड, कि इन तीनों में से इस जगह की जनता को क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि सबसे बेहतर तरीके से इनको सर्व कर पाएगा, इनके इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में शो कर पाएगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि हम सबको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस के थ्रू पार्लियामेंट में क्या होने वाला है, मतलब पीएम की पोजीशन पे कौन बैठेगा ये चूज होगा। कैसे चूज होगा ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब होता क्या है, लोग ना इन एक्स वाई जी पे ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं उनका ध्यान जाएगा पीएम पे, कि काजू पार्टी कह रही है कि अगर हम जीत के आए तो हम ए पर्सन को, सॉरी हम सी पर्सन को पीएम बनाएंगे। बादाम पार्टी कह रही है कि अगर हम जीत के आए तो हम ई पर्सन को पीएम बनाएंगे, और किशमिश पार्टी कह रही है कि अगर हम जीत के आए तो हम बनाएंगे एफ को पीएम। तो लोगों का ध्यान ना ये एक्स वाई जेड से हटके चले जाएगा सी ई एंड एफ पे कि भाई इन तीनों में से किसको पीएम बनाना है। एक्चुअल में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कौन करने वाला है, एक्स वाई और जी, क्योंकि जब एक्स वाई और जी मतलब ये जो जेड है एक्स वाई जेड, जब ये यहाँ से जीत के एमपी बनेंगे तब वो यहाँ की इस जगह के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको पार्लियामेंट में शो कर पाएंगे। जो मान लो यहाँ से एक्स जो है वो जीत के आ गया, तो एक्स क्या करेगा, यहाँ के लोगों की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, और वो पार्लियामेंट में बताएगा कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं ये दिक्कत से जूझ रहे हैं, यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा पार्लियामेंट में, ये एक्स बताएगा, ठीक है। ये जो एक्स वाई जेड खड़े हुए हैं इनमें से जो जीत के आएगा वो यहाँ पे पार्लियामेंट को बताएगा कि भाई मेरी जगह की ये दिक्कतें हैं। बट लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं पीएम को कि भाई पीएम कौन आने वाला है। तो अगर काजू पार्टी जीती तो जी सी पीएम आएगा, अगर बादाम जीती तो ई आएगा, और अगर किशमिश जीती तो एफ आएगा। तो वो इन तीनों को देख के वो वोट दे देते हैं कि चलो सी को पीएम बनाना है तो चलो काजू को वोट दे देते हैं। तो जब वो काजू पार्टी को वोट देंगे तो यहाँ से कौन जीत के आ जाएगा, एक्स। उन्होंने एक्चुअली वोट एक्स को देख के नहीं दिया, उन्होंने सी को देख के वोट दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पीएम है उसकी पोजीशन अपने आप ही लोगों में बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है, पॉपुलर हो रही है। और ये चीज और ज्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मीडिया इस तरीके से चीजों को शो करती है। मीडिया लोगों को अवेयर नहीं करती कि आपको इस तरीके से डिसीजन लेना है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है। फोकस रहता है पीएम्स के ऊपर कि कौन पीएम कैंडिडेट है। उनके बीच में एक तरीके से कंपटीशन का माहौल जो है वो मीडिया दिखाती है, और लोग फिर उन्हीं लोगों के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली में लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जो लोग खड़े हैं उनका ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उनमें से कौन सा पर्सन सबसे सही रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। बट हो कुछ और रहा है। So in India too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of Prime Minister. तो अभी हमने जनरली बात की कि जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनमें हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सेम ट्रेंड हमें इंडिया में भी दिखेगा। सेम जो ट्रेंड है एक तरीके से वो हमें इंडिया में भी दिखेगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो धीरे धीरे करके उसके हाथों में ज्यादा पावर आती जा रही है। कैसे पावर आ रही है, मान लो कोई ऐसा एक्ट पास कर दिया जिसके थ्रू पार्लियामेंट के पास ज्यादा पीएम के पास ज्यादा पावर आ गई। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा चेंज ला दिया जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल बन गया। तो इन चेंजेस की वजह से, इन नए चीजों की वजह से क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर आती जा रही है। इसके अलावा लोगों के बीच में जो पॉपुलैरिटी हो रही है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को लेकर वो भी इसे और ज्यादा पावरफुल बना रही है। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. अब अगर हम हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद
पहले प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि इनका पब्लिक के ऊपर काफी दबदबा था, पब्लिक इनके साथ बहुत ज्यादा थी। इंदिरा गांधी was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet। वहीं अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, जो कि तो ये हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी फ्रॉम 1966 टू 1977। तो 1966 टू 77 उन्होंने एज थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व किया था। उसके बाद वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1980s में, तो 1980s टू 1984 वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो जब ये अपने टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, तब ये देखा गया कि उनके जो बाकी कलीग्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल इंदिरा गांधी जी थी। मतलब एज पीएम ये काफी ज्यादा पावरफुल थी। Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position। अब ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसमें ही बहुत ज्यादा पावर है, उसके पास कुछ पावर्स है, बट उन पावर्स का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कितने बड़े लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि कौन पर्सन प्राइम मिनिस्टर है। तो जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर बना है उसकी किस तरीके की पर्सनैलिटी है, वो भी डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितने ज्यादा बड़े लेवल पे अपनी पावर्स एज प्राइम मिनिस्टर यूज करने वाला है। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraint on the power of the prime minister। बट अभी क्या हो रहा है कि हाल फिलहाल में कि जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से नहीं बन रहे, वो किससे बन रहे हैं, वो कोलिशन की गवर्नमेंट से बन रहे हैं। कि कुछ जो पार्टीज हैं उन्होंने साथ मिलके हाथ मिला लिया और फिर वो पार्टी से एक मतलब वो जो कोलिशन है, उस कोलिशन से कोई लीडर निकल के आएगा जो कि पीएम बनेगा। कोलिशन वाला केस जो है वो भी हम अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कोलिशन के केस में किस तरीके से जो पीएम है वो चुन के आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा कि कोई पर्टिकुलर पार्टी जो है वो मेजोरिटी में जीत के आ रही है और कोई एक पार्टी ही मेजोरिटी में है, बल्कि क्या हो रहा है कि कोलिशन हो रहा है, अलग अलग पार्टीज हाथ मिला रही हैं और वो मेजोरिटी में आके फिर पीएम चूज कर रही हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जा रही हैं। अब अगर प्राइम मिनिस्टर मान लो अभी क्या करते हैं, वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट है क्या कि अभी हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो एनडीए अलायंस की है। मतलब ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसकी गवर्नमेंट है हमारे देश में। और इस एनडीए जो अलायंस है, इस गठबंधन में पार्टी है एक बीजेपी, और भी काफी सारी पार्टीज जो हैं वो सारी मिलके एनडीए अलायंस को बना रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बना रही है। बट जो पीएम है वो किसी एक पार्टी से ही आएंगे। अब जितनी पार्टीज हैं अलायंस में, जरूरी नहीं है ना कि उन सबसे एक एक पर्सन को बुलाया जाए पीएम बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं है। पीएम तो एक ही पर्सन बनेगा। तो जो पर्सन अभी पीएम है वो है बीजेपी पार्टी के। तो मान लो जो पीएम है वो अपनी मर्जी से कोई चीज करना चाहें जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ अलाइन हो रही है। अब होगा क्या कि ये जो बाकी पार्टीज हैं इस अलायंस के अंडर, वो मना कर सकती हैं, वो एक तरीके से रोक सकती हैं कि नहीं भाई, हम आपकी इस चीज के साथ सहमत नहीं है। तो क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो मर्जी चाहे कुछ भी कर लें, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी, क्योंकि बाकी पार्टीज जो हैं वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पार्ट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंडिया अलायंस की बनी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की। तो ये जो दूसरी पार्टीज हैं इस अलायंस में, उनका भी कुछ ना कुछ रोल रहेगा इस पीएम के ऊपर, जो कि पीएम की पावर्स को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। So the prime minister of a coalition government cannot take decisions as he likes। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जब कोलिशन की गवर्नमेंट से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो जरूरी नहीं है कि वो जो मर्जी चाहे वो कुछ कर सकता है। He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners। तो जो कोलिशन की गवर्नमेंट है उसमें क्या करना होगा, पीएम को अपनी पार्टी का तो ध्यान रखना ही होगा, बट अलायंस में जो दूसरी पार्टीज हैं उनका भी ध्यान रखना होगा, उनकी सहमति भी लेनी होगी कुछ भी करने से पहले। He also had to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on who support the survival of the government depends। तो पीएम को क्या करना होगा कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी क्या व्यू है, उनका क्या मतलब मत है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनकी पोजीशन है किसी पर्टिकुलर डिसीजन के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें उन्हें डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये जो दूसरी पार्टीज हैं गवर्नमेंट में, देखो वापस से बोल रही हूँ, गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नमेंट है अलायंस की,
है ना। और अलायंस में एक पार्टी है जिस पार्टी से हमारे पीएम बन के आए हैं, राइट। तो अगर पीएम इन बाकी पार्टीज का मत नहीं लेंगे और ये पार्टीज मान लो बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, तो क्या हो सकता है कि ये जो गठबंधन है वो टूट सकता है। और हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका है कि अगर गठबंधन टूटता है तो पीएम को हो सकता है कि मेजोरिटी ना मिले। हो सकता है कि पीएम के पास मेजोरिटी थी क्योंकि पूरे एनडीए की पूरी जो कोलिशन है उस सबके लोग, अलग अलग पार्टीज के लोग मिलके पीएम को सपोर्ट कर रहे थे। बट अगर ये कोलिशन टूट जाता है, अगर ये जो पार्टीज हैं वो टूट जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, तो क्या होगा कि पीएम के पास फिर मेजोरिटी नहीं बचेगी और अल्टीमेटली पीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं बचेगी। इसीलिए पीएम को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो दूसरे जो पार्टीज हैं उनको भी अकोमोडेट करके चले अपने डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इन सभी पार्टीज के वजह से ही गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि मेजोरिटी किसी एक पार्टी की नहीं है बल्कि उस अलायंस की है जिसमें बहुत सारी पार्टीज मिलके जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए जो कोलिशन की गवर्नमेंट है उसमें दूसरी पार्टीज की सपोर्ट, उनकी पोजीशन, उनका व्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पीएम की क्या क्या पावर्स हैं और किस तरीके से पीएम के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बोलता है कि पीएम की क्या पावर्स हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या पावर्स हैं, बट स्टिल क्योंकि पीएम क्या करते हैं, वो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेड करते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी और समझने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है।